जय हिंद, नमस्कार। आर ओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे इतिहास के कुछ फैक्ट। आज हम देखेंगे पॉलिटी के नोट्स। पॉलिटी के नोट्स जो है एक समीक्षा दृष्टि नाम की कोचिंग संस्था के नोट्स हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको वेल नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाए। तो हम देखते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संविधान है उसका इतिहास। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास इतिहास एक दृष्टि में। तो देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853, और दूसरा देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947, मतलब आज़ादी तक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। पहला आया है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में, चार्टर एक्ट आया है 1793 में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। और इधर देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947 तक। तो इसमें क्या क्या आए हैं। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1999, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के संविधान की अधिकतम जो विशेषताएं हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मेल खाती हैं या इससे ली गई हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। तो अधिकार पत्र कब मिला? 1600 के अंतिम में। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया, अर्थात भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिए। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। जो उस समय अधिनियम आ रहे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो भारतीय संविधान के निर्माण का आधार तैयार कर रहे थे। तो देखते हैं हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या क्या शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। आज की तरह उस समय भी उपहार और रिश्वत ली जाती रही होगी, शायद उपहार ही कहेंगे, रिश्वत नहीं। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो आप लोग बता सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया।
बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तथा उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके नाम। फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल, क्लूवेरिंग। इस एक्ट के तहत स्थापित भारत के सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसके विरुद्ध अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। पिट्स 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। दूसरा है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य घटाकर सदस्य संख्या 3 कर दी गई। 1793 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट और दूसरा है, इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगे। अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और सभी पर समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कार्य करने की अनुमति दे दी गई। 1833 का चार्टर एक्ट। तो देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट से मिलते हैं। आधार जो है इस यहीं से दिखता है, धुंधले संकेत आप समझ सकते हैं इससे। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विधायी कार्य के लिए परिषद कार्य का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। मंत्री भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसमें दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधायिक परिषद, कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। इस एक्ट में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों को अब देख चुके हैं। 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्य की एक परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया।
भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन के प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। भारतीय शासन अधिनियम 1861। भारतीय शासन अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, परंतु यह सदस्य न तो बहस कर सकते थे न ही प्रश्न पूछ सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई में प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो कि विधिवेत्ता का पद था। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। विभागीय वितरण प्रणाली लागू हुई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक की सुविधा प्रदान की गई। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। आगे देखते हैं। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। निर्वाचन के लिए अर्हताएं सांप्रदायिक समूह निवास संपत्ति पर आधारित थीं। द्वैध शासन, इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति शुरू की गई है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि आते हैं। हस्तांतरित विषय में इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन, नियंत्रण, आबकारी आते हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा करता था। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा समिति, वित्त समिति का गठन हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण पुनर्गठन की सिफारिश मार्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 में की गई थी। साइमन कमीशन, नवंबर 1927 में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिन हेड ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन
के गठन की घोषणा की। कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। कमीशन 2 बार भारत आया। हर बार उसे बहिष्कार का सामना करना पड़ा। काफ़ी व्यापक दौरे के बाद एक बार रिपोर्ट तैयार की जो 1930 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों ने नेहरू समिति का गठन इसीलिए किया था ताकि वो साइमन कमीशन के गठन और लॉर्ड बिनहेड की उस चुनौती का जवाब दे सकें। भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित था। इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। द्वैध शासन व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा और वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रीकृत किया गया। अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अधिक विस्तार किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 1937 में भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री, प्रीमियर, मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 59, 55, 59, 54, 36 के आधार पर बंटवारा कर दिया। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसने भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग। अगस्त प्रस्ताव देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजों में जंग लगी कील की तरह बताया और पहला चुनाव जो है लॉर्ड लिथगो ने करवाया था। क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बातचीत करने के लिए भारत भेजा। इस मिशन को क्रिप्स मिशन नाम दिया गया। क्रिप्स मिशन ने युद्ध समाप्ति पर डोमिनियन राज्य का दर्जा तथा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान बनाने की भूमिका निभाई है। इसमें एक धारा थी जिसमें लोकल ऑप्शन स्थानीय विकल्प के रूप में जाना जाता है। वेवेल योजना 1945। 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस योजना की घोषणा की। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान लिए अपनी मांग पर अड़ी थी। शिमला सम्मेलन। 25 जून 1945 को शिमला में होने वाले एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रतिनिधियों का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 15 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य कैबिनेट भारत मिशन पहुंचा। इसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इस नए भारत के विभाजन का
इस नए भारत के विभाजनकारी मांग ठुकरा दी। इस नए भारत ने विभाजनकारी मांग ठुकरा दी। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व के कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। संविधान सभा के लिए चुनाव। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए एक चुनाव हुआ। यह संविधान प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती तो समय अधिक लगता। अतः संविधान सभा में 296 के स्थान पर अब चुनाव संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 93 देशी रियासतों से चुनाव जीते थे। इस प्रकार संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया, पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। वायसराय समिति का प्रमुख बना रहा। जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में शामिल हुए, जिनका उद्देश्य अंतरिम सरकार में शामिल होकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखना था। अंतरिम सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल से संबंधित वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय, सर जॉन मथाई ही होंगे, उद्योग आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा, सी एच भाभा, कार्य एवं खनन शक्ति, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, असफ अली, रेलवे, लियाकत अली, मुस्लिम लीग, वित्त, माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया था। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम के सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य हो जाएगा। भारतीय रियासतों इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती हैं। दोनों डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। दोनों डोमिनियन को स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई। उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग भी कर दिया गया। दोनों राज्यों को अपने पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। पाकिस्तान और भारत को दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। रेडक्लिफ लाइन आप लोग जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इस तरीके से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार एक संविधान सभा के निर्माण की मांग की। सर्वप्रथम 1919 में कांग्रेस द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के विरोध के क्रम में आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों द्वारा भारत के लिए भारत अनुकूल संविधान निर्माण की मांग की। भारत ने संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1928 में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति या मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठन किया गया। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा की मांग की। अंततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू
की मांग को स्वीकृति प्रदान करते हुए अगस्त प्रस्ताव के नाम से जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात 1942 में क्रिप्स मिशन एवं 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन का प्रावधान था। 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं संविधान सभा की संरचना। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में विभिन्न दलों को प्राप्त सीटें। संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण। कुल सीटें 389 थीं। इसमें आप देख सकते हैं ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, देशी रियासतों से 93, इनमें से 292 का चयन प्रांतों से, 11 गवर्नर के प्रांतों से तथा 4 आयुक्तों से हुआ। आगे देते हैं, इसमें कांग्रेस को कुल 208 सीटें मिली, जिनमें 3 मुस्लिम 2 सिख निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग के 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जिनमें सर्वाधिक 32 सीटें बंगाल प्रांत की थीं। इस अतिरिक्त 8 निर्दलीय पृथक प्रजा दल साम्यवादी अनुसूचित जाति परिसंघ था सिख कांग्रेस से पृथक निर्वाचित हुए। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए गए, फिर भी इसमें सभी समुदायों का प्रतिनिधि शामिल थे। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित सदस्यों को आमंत्रित और संविधान सभा की प्रथम आहूत करने का निर्णय लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा HC मुखर्जी को क्रमशः भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। 19 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की स्पष्ट झलक थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत बंगाल और पंजाब में पुनः चुनाव कराया गया। अब बंगाल में 21 सीटें, पंजाब में 16 सीटें रह गई हैं। संविधान सभा का निर्माण तो देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समितियों का गठन किया। इसमें 8 प्रमुख समितियां थीं, जो इस प्रकार हैं। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार पटेल। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदारक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति अध्यक्ष GV मावलंकर, सदन समिति अध्यक्ष प्रारूप समिति देखते हैं। प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का प्रधान संविधान का प्रारूप निर्मित करने का उत्तरदायित्व था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें इसके अन्य सदस्यों का विवरण इस प्रकार है। KM मुंशी मुंबई से निर्वाचित हुए, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर, स्वामी सैयद मोहम्मद सदाउल्ला असम से निर्वाचित हुए, N माधवराव, TT कृष्णचारी ये DP खेतान के स्थान पर नियुक्त हुए थे। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों के पश्चात भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। इसका प्रथम वचन फरवरी 1948 में। इसका कुल 3 वचन किया गया। 3 वचन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस नोट्स में नहीं, उसे पढ़ना है। प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने के लिए कुल 6 माह का समय लगा। इस पर चर्चा करने के लिए 141 बैठकों की आहूत की गई। 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष तैयार प्रारूप पेश किया। चर्चा के दौरान अनेक दौर से गुजरते 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप पारित कर दिया गया। संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक उस समय जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत, उसको आप लोग सर्च कीजिएगा, जिस पे ये सिग्नेचर की जा रही थी।
वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतिम रूप से अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। 1950 में प्रस्तावना नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 339 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ऊपर नीचे क्रमशः केसरिया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या बताएं हम। आगे आते हैं। राष्ट्रगान आप लोग भी जानते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान के गायन के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा स्रोत थे। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त था। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गाया गया था। इसको 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंदमठ में लिखा गया। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सदृशता चैत्र मास का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च और प्रतिवर्ष 24 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पशु आप लोग इसको क्या ही बताएं, देख लीजिए। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई जनसंख्या प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई या शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक देश में कुल 53 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। भारत में बाघ की आबादी दुनिया की लगभग 80% है। अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में रानी टाइगर रिजर्व चित्रकूट 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, मोर आप देख लीजिए, इसमें क्या है बताएं, ये भी देख लीजिए। राष्ट्रीय बरगद है। आम है। मुगल बादशाह द्वारा अकबर के दरभंगा में 1000 पेड़ के आम लगवाए, जिसे लाखी बाग के रूप में जाना जाता है। ये विटामिन ए, सी, डी से युक्त है, जो आम। राष्ट्रीय नदी आप लोग जानते हैं गंगा, इसको देख ले रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो पहाड़ियों, घाटियों, समतल 2510 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री से होता है। जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अलकनंदा, गोमती, यमुना आदि से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा का समतल मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से है, जिसका विस्तार लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार आदि नगरों के किनारे आयोजित किए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर चौड़ी होती है गंगा अपने द्वार पर लाई गई मिट्टी को सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे तेजी से विस्तार पाता हुआ डेल्टा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 1928 से 1956 में भारत के लिए एक सुनहरा समय था, जब भारत ने लगातार 6 जीत के साथ 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। अभी तक भारतीय हॉकी इतिहास में मेजर ध्यानचंद सर्वप्रथम खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी माने जा सकते हैं। गंगा की डॉल्फिन प्लेटिनस्टा गैंगोटिका को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, अर्थात ये बच्चा को जन्म देती है। सामान्यतः यह भारत में गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाया जाता है। साथ ही भूटान, बांग्लादेश कर्णफूली नदी में पाया जाता है। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के प्रावधान को लगभग 2/3 भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जैसा कि इसको हम पहले ही बता चुके थे। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है?
संघात्मक शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राज्यपाल के कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, प्रस्तावना में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से न्याय, अमेरिका के संविधान से काफ़ी कुछ लिया गया है, इसमें देखेंगे अच्छा रहेगा। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से राष्ट्रपति और संघ के राज्यों का सर्वोच्च समादेश, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य। आयरलैंड के संविधान सबसे इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आप लोग बताएंगे कि ये इस तरीके से हम इसको 8 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। तो अभी आज हम ट्राई करेंगे 40 मिनट का वीडियो बनाएं। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये डे वाइज कवर करें कि मिनट वाइज। संविधान के अनुच्छेद देख लें। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं इसमें जल्दी से इसको। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके पिता माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 6 भारत में आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियम। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार विस्तृत रूप से दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत एवं अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए उपचार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या अजीब लिखे हैं लैंग्वेज भी। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन एवं जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता या सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए एक बार अपेक्षा कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 75
मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों एवं मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 108 इमरजेंसी जैसा ही है। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की विशेष बैठक, वही बात हो गई। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सहमति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 114 नियोजन विधेयक। अनुच्छेद 123 संसद की अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। अनुच्छेद 48 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 153 के बाद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों को एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। वह राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य संबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों के विधान परिषदों की रचना एवं उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है, इसे अस्वीकृत कर सकता है। इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वो 123 है, 213 है। 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य को राज्यपाल को इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंप सकता है, यदि एक प्रशासक नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 में पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्राम सभा। अनुच्छेद 243D सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन।
अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी एक हिस्से के लिए तथा राज्य के न्यायपालिका अपने राज्य विधान परिषद या विधानसभा अपने राज्य या इसके विधान पालिका नहीं होगा, ये संसद अपने राज्य या इसके विधानसभा होगा, किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। 248 अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होगी। अनुच्छेद 249 संसद राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि उसे इस पर राष्ट्रहित आवश्यक समझे। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के बल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि निर्माण द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवाद करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एवं एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्ट शक्तियाँ एकत्र होंगी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए एक राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को एक सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति और 4 अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 का राज्य के किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानून के अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 310 राज्य संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण संबंध समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित होंगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330 आगे देखते हैं। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं की। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों को विधानसभाओं में मनोनयन। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 333 जो है अब जो है आंग्ल भारतीयों का जो सदस्यता है या मनोनयन का प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है संसद से। तो आप लोग इसको करंट से एक बार देख लीजिएगा या जो भी होगा। अनुच्छेद 355 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखी गई होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति। अनुच्छेद 347 राज्यों में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों उसकी आकांक्षा करते हों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाएगी। इसकी अनुमति राष्ट्रपति देता है। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार उत्थान करे ताकि वह भारत में मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा युद्ध बाह्य आक्रमण सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। 352 के बाद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उसे संवैधानिक
तंत्र असफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत में के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय आपात है तो वह स्थिति में वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। 365 यदि कोई केंद्र राज्य द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहा तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाएगा कि विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जो है राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है राज्यों का। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकते, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड इत्यादि। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उपबंध। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अन्य पूरक अधिनियमों जिसमें प्रीवी काउंसिल हिताधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। इसको भी देख लेते हैं। भाग एक में क्या शामिल है? संघ राज्य उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा राज्य। अनुच्छेद 238 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित किया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 224 से 244 का तक। भाग 11 संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय वाद अनुच्छेद 264 से 300 का तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 323। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 343 से 351 तक। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात संबंधी उपबंध 352 से 360। आगे देखते हैं। भाग 19 प्राकीर्ण राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण अनुच्छेद 361 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 360 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ एवं निरसन अनुच्छेद 393 से 395। अनुसूचियाँ। अनुसूची 1 भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। अनुसूची 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध। अनुसूची 3 मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुसूची 4 विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 8 भाषाएं अनुच्छेद 9 भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। अनुच्छेद 10 दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 11 पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 12 नगर पालिकाओं आदि शक्तियों का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसमें 2 दिन के जो 2 दिन में पढ़ना होता है टारगेटेड बैच में, वो उसको कवर कर लिए हैं। आगे हम देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को